तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ, है ना। गॉस लॉ स्टार्ट करना है। पिछले लेक्चर में हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, है ना। और अगर आपको याद है, जब हमने पिछला लेक्चर एंड किया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई कैसा भी क्लोज्ड सरफेस हो, किसी भी शेप का, किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का, आपके पास ऐसा कोई क्लोज्ड सरफेस है और उसके आउटर में कोई चार्ज रखा है क्यू, तो जो आउटर चार्ज के कारण इस पे नेट फ्लक्स होता था, नेट फ्लक्स, वो कितना होता था बच्चों? जीरो। ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो फाई नेट होता था वो आपका जीरो होता था। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग और टोटल नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द क्लोज्ड सरफेस दोनों बराबर होती थी। तो जितनी लाइन आई उतनी लाइन बाहर हो गई, तो नेट कुछ भी क्रॉस नहीं किया, है ना। इसलिए नेट फ्लक्स क्या होता था बच्चों? जीरो होता था, है ना। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अब उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि ये जो क्लोज्ड सरफेस है इसके हमने आउटर में चार्ज रखा है, लेकिन मान लो कि इसी क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड चार्ज रखते हैं हम, है ना। समझने के लिए हम एक क्लोज्ड सरफेस ले लेते हैं, अभी रेगुलर सरफेस ले लेते हैं ताकि वो हमें समझ में आए हमने उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और उसके बाद फिर आप देखोगे कि वो डायमेंशन से इंडिपेंडेंट आएगा। देखें क्या रिजल्ट आता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या करें कि यहाँ पर एक चार्ज Q है और इस चार्ज Q को इनसाइड द सरफेस लें, क्लोज्ड सरफेस। और ये जो बच्चों क्लोज्ड सरफेस है इसको हमने स्फेरिकल सरफेस माना हुआ है ना। ये जो क्लोज्ड सरफेस है ये आपका स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस, ठीक। स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस हम मान लेते हैं, है ना, जिसकी रेडियस है, इसकी रेडियस बच्चों कितनी है? लेट्स सपोज r। अब इसके अंदर आपने Q चार्ज रखा हुआ है जो इसके इनसाइड है, आउटसाइड नहीं है। और आपसे बोला जाए कि बताओ भाई कैलकुलेट कैलकुलेट द फ्लक्स कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू थ्रू क्लोज्ड सरफेस, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, है ना, यानी कि स्फेयर से। तो अब कैसे हम निकालेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्फेरिकल सरफेस के लिए, मतलब किसी भी सरफेस पे फ्लक्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हमारे पास नेट फ्लक्स का फॉर्मूला है EA cos थीटा। लेकिन आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला है ये हम तभी लगाते हैं जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, आपका एरिया कैसा हो बच्चों? रेगुलर हो, और आपका जो थीटा है वो भी फिक्स हो, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो स्फेरिकल सरफेस है, तो हमें पहले स्मॉल अमाउंट के एरिया के लिए निकालना पड़ेगा और फिर हम इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम फ्लक्स लिख देते हैं कितना बच्चों? इंटीग्रल E डॉट ds, है ना। इससे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपका हर पॉइंट, इस Q चार्ज, ये Q चार्ज जो है वो स्फीयर के सेंटर पे रखा है, ऐसा मान लेते हैं हम। तो आप ध्यान से देखो तो इस स्फीयर के हर पॉइंट की दूरी कितनी है बच्चों? कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R। स्फीयर के हर पॉइंट की दूरी आप देखो, कैपिटल R, कैपिटल R। तो इसके हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी R दूरी पर, आपको पता है एक पॉइंट चार्ज के कारण R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बच्चों? इसका फॉर्मूला आपको पता है, वो होती है KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर, है ना। यही तो होता है। यहाँ पे स्मॉल r नहीं कैपिटल R है ना, स्फेयर के सरफेस पे हम निकाल रहे हैं तो कैपिटल R हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, ये जो KQ अपॉन R स्क्वायर है, K को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, है ना। तो ये हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक, फ्लक्स निकालने के लिए। अब क्योंकि इस सरफेस पे, हर सरफेस पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यही वैल्यू तो होगी हर सरफेस पर, तो हर सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की यही वैल्यू होने वाली है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। अब आप एंगल के बारे में सोचते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं स्मॉल अमाउंट का एरिया लूं, ds एरिया, तो इससे जो रेडियली इसका जो आउटवर्ड नॉर्मल है वो ऑब्वियसली बात है इस सरफेस से रेडियल डायरेक्शन में होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों कैसी है? रेडियल डायरेक्शन में, मतलब सरफेस का डायरेक्शन भी आउटवर्ड नॉर्मल वो रेडियल डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल डायरेक्शन में। तो एंगल कितना हो गया बच्चों? जीरो। ऐसे हर पॉइंट पे आप देखो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल है और ds भी रेडियल है। इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल है और ds भी रेडियल है, मतलब हर जगह पे एंगल
0 डिग्री है, दोनों सेम डायरेक्शन में ना, दोनों रेडियल हैं। आपका सरफेस का जो नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल है वो भी रेडियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल है, क्योंकि चार्ज जो है वो सेंटर पे रखा हुआ है। तो हम बोलेंगे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ई ds cos थीटा, लेकिन थीटा हर जगह पे 0 है तो हमने यहाँ पे 0 डिग्री लगा दिया, वो वेरी नहीं कर रहा है ना। तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो ये जो E है ये सरफेस के हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, इसलिए E बाहर आ जाएगा, और cos 0 की वैल्यू आप जानते हो 1 होता है, और इंटीग्रल ds है ना, ds इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, लेकिन उसका इंटीग्रेशन करना है, उसका तो टोटल इंटीग्रेशन करना है, तो टोटल सरफेस एरिया लिखना पड़ेगा ना। इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया जब इंटीग्रेट होगा तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्या बन जाएगा बच्चों, स्फीयर बन जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इंटीग्रल ds क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहां से हम लिखेंगे तो हमारा फ्लक्स कितना आ जाएगा बच्चों, E की वैल्यू देखो हर पॉइंट पे जो कांस्टेंट है वो क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है बच्चों, ये भी आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, ये तो आपको पता ही है। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर कैंसल आउट, तो यहाँ से जो नेट फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा बच्चों, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और Q कौन सा Q है बच्चों, एनक्लोज्ड Q, इनक्लोज्ड Q इन बोल सकते हैं हम, जो इस सरफेस के अंदर है। अब आप ध्यान से देखो इस टोटल फ्लक्स में कहीं पर भी R नहीं आया, रेडियस ऑफ स्फीयर नहीं आया, मतलब ये जो टोटल फ्लक्स है थ्रू द क्लोज्ड सरफेस जो इनसाइड चार्ज की वजह से है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ द स्फीयर। देखो आप इसमें कहीं भी रेडियस शब्द का यूज नहीं हुआ है, तो हम लिख सकते हैं ये जो फ्लक्स है इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस के शेप पे डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि इसमें कहीं भी रेडियस नहीं आया, मतलब डायमेंशन आया ही नहीं। देखो एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है और अंदर कितना चार्ज रखा है इस बात पे डिपेंड करता है कि टोटल फ्लक्स क्या है। देखो टोटल फ्लक्स सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है, ये जो टोटल फ्लक्स है थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, टोटल फ्लक्स इस बात पे डिपेंड करता है कितना ज्यादा या कितना कम होगा, ये प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। देखो आप प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस, इनसाइड क्लोज्ड सरफेस आप खुद देखो, यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा फ्लक्स की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो फिक्स है, ये तो एयर वाला है ना बच्चों, और जो चार्ज क्लोज्ड सरफेस के अंदर है वो फिक्स है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा। लेकिन कहीं भी क्लोज्ड सरफेस के डायमेंशंस की चर्चा नहीं हुई है, कहीं भी उसका रेडियस नहीं आया है, कहीं भी उसका सरफेस एरिया नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट आया। मतलब जो टोटल फ्लक्स है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये सरफेस कैसा हो बच्चों, स्फेरिकल, ये कैसा भी सरफेस हो, एक अगर आर्बिट्रेरी शेप का सरफेस है, कैसा भी सरफेस है ना, हम आर्बिट्रेरी सरफेस ले लेते हैं, आर्बिट्रेरी सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, है ना। तो देखिए बच्चों कोई भी आर्बिट्रेरी क्लोज्ड सरफेस हो, आर्बिट्रेरी क्लोज्ड सरफेस है ना, कैसा भी शेप का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर उसके अंदर Q चार्ज है तो इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स वो कितना होगा बच्चों, नेट फ्लक्स, वो होगा Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो उस सरफेस के अंदर चार्ज है उसका Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर बाहर चार्ज है तो उससे कोई भी नेट फ्लक्स नहीं है क्लोज सरफेस के, लेकिन जो अंदर चार्ज है तो अंदर वाले चार्ज के कारण इस क्लोज्ड सरफेस में फ्लक्स होगा बच्चों। और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि शेप पे डिपेंड नहीं करता, आप सोचो यहाँ पे जो Q है मान लो ये 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है, इससे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, 100, अभी मैं मान रहा हूं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो बहुत निकलेंगी, लेकिन आप एक नंबर मान के देखो कि इस Q चार्ज से, इस स्फीयर से इंफिनिटी की तरफ कितनी लाइंस निकलती हैं, 100। तो ऑब्वियस सी बात है इस क्लोज्ड सरफेस को 100 लाइंस क्रॉस करके जाएंगी,
क्रॉस करके जाएंगी, तो इसका फ्लक्स बच्चों कितना हो जाएगा 100। और आप सोचो कि ये स्फीयर ना होता, कोई भी सरफेस होता और उसके अंदर चार्ज होता, तब भी तो ये सेम चार्ज अगर है तो ये भी तो 100 लाइंस प्रोवाइड करेगा, इन्फिनिटी पे 100 लाइंस जाएंगी। तो ऑब्वियसली बात है ये कैसे भी शेप का क्लोज्ड सरफेस हो, इससे 100 लाइंस ही पास होंगी, क्योंकि जो आपका क्यू चार्ज है वो उतनी ही जनरेट कर सकता है, उससे ज्यादा तो जनरेट करेगा नहीं। तो कैसा भी क्लोज्ड सरफेस है, कट तो उतनी लाइंस करनी है ना, तो फिर फ्लक्स चेंज कैसे होगा? जब सेम नंबर ऑफ लाइंस ही कट करेंगी तो फ्लक्स भी सेम होगा, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। तो वो लॉजिकली भी मैंने आपको समझाया कि ऐसा क्यों होता है, और मैथमेटिकल प्रूफ तो है ही आपके पास। और ये जो बच्चों आपको मैंने अभी रूल बताया कि जो भी चार्ज किसी भी क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड है उसके कारण फ्लक्स होता है, वो कितना Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो लॉ है, ये जो लॉ दिया था, ये गॉस साहब ने दिया था और इसी को हम बोलते हैं गॉस लॉ। तो यहां से अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो मैंने ये आपको एग्जांपल कराया, ये एक्चुअली में प्रूफ ऑफ गॉस लॉ है। ये एक्चुअली में बच्चों क्या है? प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो अब मैं गॉस लॉ की डेफिनेशन लिखता हूं, आप भी साथ में लिखिए, और अब आपको गॉस लॉ की स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी, है ना, क्या बोला था गॉस ने। तो देखिए यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे अब गॉस लॉ। आप लोगों के पास अगर जगह नहीं है, पहले आप लिख चुके हो ये, तो इसको पहले लिख लेने के बाद इसको लिख लेना, है ना, टेंशन मत लेना। गॉस लॉ, तो गॉस लॉ की स्टेटमेंट है द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, the closed surface integral, closed surface integral, closed surface integral of electric field, of electric field, of electric field over a closed surface, over a closed surface, closed surface gives us, gives give us the flux, gives us the flux which is equal to, which is equal to, which is equal to 1 by epsilon naught times, 1 by epsilon naught times of the charge, epsilon 1 by epsilon naught times of the charge enclosed, enclosed, enclosed by that closed surface, enclosed by that closed surface, है ना बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस है, वो जो क्लोज्ड इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का है डॉट ds। अच्छा, यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रल है, यहाँ पे मैंने गोला लगाया, सर्कल लगा दिया इंटीग्रेशन में। सर्कल लगाने का मतलब ये है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हो, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन। तो जब यहाँ पे, जैसे इस केस में यहाँ पे मैं गोला लगा दूंगा, तो ये आप पूरे सरफेस के लिए, पूरे स्फीयर के सरफेस के लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हो। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना बच्चों, तो याद रखेंगे। तो सर्कल का मतलब है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन है। E डॉट ds का इलेक्ट्रिक फील्ड का ओवर द सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सरफेस, which is equals to, which is always equals to 1 by epsilon naught times of enclosed charge। जो चार्ज enclosed किया गया है ना, तो हम बोल सकते हैं Q enclosed या Q in, जो चार्ज अंदर है उसका 1 by epsilon naught times। तो this law is known as गॉस लॉ। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट है, इसी को हम गॉस लॉ बोलते हैं। और फ्लक्स निकाल रहे हैं तो यूनिट वेबर है ना बच्चों। और ये जो हमने एग्जांपल किया है, दिस इज नथिंग बट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। ये हमने गॉस लॉ को प्रूफ किया है, इसमें डायमेंशंस का कोई रोल नहीं है ना, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि गॉस लॉ क्या बोलता है और गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है। और गॉस लॉ आपको किसी भी क्लोज्ड सरफेस से अगर उसके अंदर कोई चार्ज है तो उससे कितना फ्लक्स जा रहा है उसका कैलकुलेशन देता है, Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। और आउटर चार्ज के कारण जो फ्लक्स होता है वो होता नहीं है, वो जीरो होता है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो जल्दी से नोट कर लो बच्चों इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब हम गॉस लॉ और गॉस लॉ का प्रूफ देख चुके हैं, और इसमें कुछ काम की बातें भी हैं जो हमने नोट की। पहली काम की बात ये थी कि गॉस लॉ जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप और साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस होता है। अंदर चार्ज रखा हो और किसी भी शेप का सरफेस हो, उसका
जो फ्लक्स है टोटल वो हमेशा क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि जो फ्लक्स है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, है ना, सीधी सी बात ये। उसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया बच्चों कि यहाँ पर जो आपका ये क्लोज लूप इंटीग्रल है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो इंटीग्रेशन है वो क्लोज्ड सरफेस पे हो रहा है ना, मतलब सर्कल आपका क्लोज्ड सरफेस रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस, ठीक। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया क्या बच्चों, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप देखिए, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, वहां पे बताता हूँ आपको, देखिए। तो हम अब नेक्स्ट पेज पे आ गए, ठीक। तो इसमें ध्यान से देखो, अगर बच्चों आपका ऐसा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मैं फिर सारे पॉइंट्स लिख दूंगा वन बाई वन करके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मान लीजिए कि आपके यहाँ पर तीन चार्ज है, एक Q1 है ना, प्लस Q1, एक प्लस Q2 और एक माइनस Q3 चार्ज, और इसको आपने एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर ले लिया है, इन तीनों चार्ज को, और आपसे बोला गया कि बताइए भाई इसमें से नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना जाएगा, इस क्लोज सरफेस से कितना पास होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको लगाना है क्या बच्चों, टोटल फ्लक्स के लिए फॉर्मूला लगाना है। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से, हमें तो अभी फॉर्मूला पड़ा है गॉस लॉ से, अगर क्लोज सरफेस है तो Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा लेना चाहिए। अब Q एनक्लोज्ड यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे तीन चार्ज एनक्लोज्ड है, Q1, Q2 और Q3, लेकिन दो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। तो जब आप Q एनक्लोज्ड लिखते हो ना, तो Q एनक्लोज्ड एल्जेब्रिक सम है, जितने भी चार्जेस हैं अंदर किसी भी क्लोज सरफेस के, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है बच्चों, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, कि आपको चार्ज को ऐड करना है विथ प्रॉपर साइन। तो जो प्लस वाले चार्ज है उनको प्लस साइन के साथ ऐड करो, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको माइनस साइन के साथ ऐड करो। तो ध्यान से देखो, तो Q एनक्लोज है कितना यहाँ पर, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और माइनस होगा Q3, क्यों बच्चों, क्योंकि Q1 और Q2 के कारण तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर जाएंगी, तो बाहर जाने वाली लाइंस अगर पॉजिटिव है तो अंदर आने वाली लाइंस क्या है, नेगेटिव। तो नेट जो फ्लक्स है वो बाहर जाने वाली लाइन माइनस अंदर आने वाली लाइंस होंगी, है ना। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक। तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है कि Q एनक्लोज्ड हमेशा एल्जेब्रिक सम होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस व्हिच लाइज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये किताबों में नहीं मिलेगा, है ना, यहाँ पे मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ, और ये कभी कभी बढ़िया काम आता है हमारे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ऐसा कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, मान लो इसके अंदर दो चार्ज है, एक Q1 है एक Q2 है, ठीक, दो पॉइंट चार्ज है, और एक Q3 चार्ज बाहर है, एक Q3 चार्ज बाहर है। अब इस क्लोज्ड सरफेस से टोटल फ्लक्स निकालना है, तो आपको पता ही है, अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है, नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स थ्रू Q1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू Q2 चार्ज और फ्लक्स ड्यू टू Q3 चार्ज, ऐसा करना पड़ेगा। अब फ्लक्स ड्यू टू Q1 चार्ज क्या होगा बच्चों, देखो यहां से हम निकाल सकते हैं, फ्लक्स ड्यू टू Q2 चार्ज, Q1 चार्ज इज इक्वल्स टू क्लोज्ड लूप इंटीग्रल, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ, अब Q1 के कारण मान लो इस क्लोज्ड सरफेस के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, तो हम लिखेंगे इंटीग्रल क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ E1 डॉट ds, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। फिर आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर प्लस Q2 के कारण, तो Q2 के कारण क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल करना पड़ेगा, E2 डॉट ds, और Q3 के कारण क्लोज्ड लूप इंटीग्रल ऑफ E3 डॉट ds, ठीक बच्चों। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप ध्यान से देखो, इस पूरी चीज को कैसे लिख सकते हो, तो ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ds को कॉमन ले लो तीनों में से, है ना, इंटीग्रेशन को कॉमन ले सकते हैं और ds को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 प्लस E2 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू Q2 और प्लस E3 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q3 डॉट ds वेक्टर, और इसको आप लिख सकते हो कितना बच्चों, क्लोज्ड लूप इंटीग्रेशन, ये जो है E1 प्लस E2 प्लस E3, ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्लोज्ड सरफेस, तीनों चार्ज की वजह से ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds, ऐसे लिखा जा सकता है इस फ्लक्स को। और इस फ्लक्स को वैसे भी लिखा जा सकता है गॉस लॉ से,
गॉस लॉ से हम क्या लिखेंगे कि Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q enclosed कौन कौन सा है बच्चों, Q3 तो होगा नहीं, Q enclosed तो Q1 प्लस Q2 है, Q3 के कारण कोई भी फ्लक्स नहीं है ना, तो हम लिखेंगे Q1 प्लस Q2, यानी बाहर वाले चार्ज को नहीं लेना है, केवल अंदर वाले चार्ज को लेना है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप ध्यान से देखो कि ये दोनों बातें तो एक ही है, ये आप इंटीग्रेशन से निकाल रहे थे और ये आपने गॉस लॉ से लगाया, तो ये दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो कि क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द क्लोज्ड सरफेस डॉट ds वेक्टर मस्ट बी इक्वल्स टू q1 प्लस q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें देखो एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है वो तीनों चार्ज की वजह से थी बच्चों, इस बात को आप समझे अच्छे से। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंदर के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है। आपने जब एलएचएस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी, देखो ये E1 प्लस E2 प्लस E3 ये तीनों की वजह से, लेकिन जब आप चार्जेस लिख रहे हो तो Q3 गायब है, यानी कि जब आप गॉस लॉ लगाते हो तो जो आउटर चार्ज है वो नहीं होता है, बट जब आप इंटीग्रेशन से सॉल्व कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो चाहे वो बाहर वाला चार्ज हो चाहे अंदर चार्ज हो, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट होगी, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन जब आप गॉस लॉ लगा रहे हो तो आपको सिर्फ इनर चार्जेस लेना है, आउटर चार्जेस नहीं लेना है। ये बात अच्छे से आप समझ लीजिए, याद रखिएगा। तो इंटीग्रेशन में जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सभी चार्जेस की वजह से होती है, और जो आप Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हो उसमें सिर्फ एनक्लोज्ड वाले चार्ज होते हैं, मतलब जो सरफेस के अंदर चार्ज है, बाहर वाले चार्जेस को हम काउंट नहीं करते, है ना। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा और क्लैरिटी होगी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम वन बाई वन करके लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गॉस लॉ, है ना। गॉस लॉ से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक। तो आप ध्यान से देखिए, बेसिकली आपको गॉस लॉ ऐसे याद रखना चाहिए। किताबों में गॉस लॉ ऐसे देता है कि क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे नेट लगा लेना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सभी चार्जेस की वजह से है, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर हो। बट आरएचएस में जब क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हो तो वहां पे बाहर वाले चार्ज को कंसीडर नहीं करना है, आपको इनर चार्ज को कंसीडर करना है ना। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो तो सबसे पहला पॉइंट, ये जो इंटीग्रेशन के सिंबल में सर्कल बनाया है ये रिप्रेजेंट करता है क्लोज्ड सरफेस को। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, क्लोज। तो इसको लिख लो आप, सर्कल ऑन इंटीग्रेशन साइन, सर्कल ऑन इंटीग्रेशन साइन represents क्लोज्ड सरफेस, रिप्रेजेंट्स क्लोज्ड सरफेस, है ना, याद रखेंगे इसको। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपका फ्लक्स होता है क्लोज्ड सरफेस से, फ्लक्स, नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं ना, हम लिख रहे हैं बस इकट्ठा कर रहे हैं पॉइंट्स। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है ना एनक्लोज्ड, जो चार्ज एनक्लोज्ड किया उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। फिर तीसरा पॉइंट आप लिख लो, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ क्लोज्ड सरफेस, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस के डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है फ्लक्स का, वो उससे इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। फिर फोर्थ आप बोल सकते हो कि क्या बच्चों कि ये जो फॉर्मूला है गॉस लॉ का, है ना, ये जो फॉर्मूला है, इन दिस फॉर्मूला जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है देखो आप, इन दिस फॉर्मूला ई नेट रिप्रेजेंट्स, ई नेट represents E net represents the net electric field, E net represents the net electric field due to all the charges, due to all the charges whether it is inside
और आउटसाइड, वेदर इट इज इनसाइड और आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस, है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे चार्ज अंदर हो चाहे बाहर हो, उन सब के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नेट है ना, याद रखेंगे। फिर फिफ्थ पॉइंट, क्यू एनक्लोज्ड, क्यू एनक्लोज्ड जो आपने ये लिखा है, क्यू एनक्लोज्ड इज द एल्जेब्रिक सम, क्यू एनक्लोज्ड is the algebraic sum of all the charges of all the charges of all the charges present inside the closed surface, inside the closed surface, inside the closed surface। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी क्लियर होंगी और गॉस लॉ अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या कहता है। देखिए बच्चों, हमने गॉस लॉ पढ़ लिया, फ्लक्स पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें केवल आपको ट्रू और फॉल्स बताना है ना। तो स्टेटमेंट दी हुई है 5, हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है ना, और प्रॉपर रीजन भी बताना है। तो देखें, सबसे पहले स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ फाई नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस 0 है, तो इट इम्प्लाइज दैट ई नेट इज ऑल्सो 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, ये इम्प्लाई कर रहा है। लेकिन बच्चों ये तो फॉल्स हो गया ना, क्यों? क्योंकि आपको मैंने अभी पहले बताया हुआ है कि कोई भी ऐसा क्लोज्ड सरफेस है आपके पास, है ना बच्चों, वहां पे अगर बाहर चार्ज रखा है तो इसमें से नेट फ्लक्स तो 0 होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो होंगी ना। तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, वो 0 नहीं है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, बट टोटल फ्लक्स क्रॉसिंग द सरफेस वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जितनी एंटर कर रही है उतनी बाहर जा रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका आंसर तो भाई फॉल्स है ना, ये हम समझ गए। और हम लॉजिक भी लिख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स क्यों है, क्योंकि इफ चार्ज इज आउटसाइड, if charge is outside, then electric field lines, EFL लिख लेता हूं मैं, electric field lines will be present, electric field lines will be present, therefore net electric field is not equals to 0, है ना। तो ये कारण है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है एवरीवेयर ऑन द क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस के हर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो वो इंप्लाई कर रहा है कि नेट फ्लक्स भी 0 है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, क्योंकि आप सोचो कोई भी आपके पास ऐसा क्लोज्ड सरफेस है, यहाँ पे हर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 होने का मतलब कि अगर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी होंगी तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी कि वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट ही नहीं है, वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर गई। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, तो कोई भी फील्ड लाइन क्रॉस ही नहीं करेगी इस वाले क्लोज्ड सरफेस को, और जब कोई क्रॉस ही नहीं होगा, कोई क्रॉसिंग ही नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो नेट फ्लक्स क्या होगा? 0। इसलिए ये स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है ना, हम बोल सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। फिर आपसे थर्ड स्टेटमेंट पूछा गया था कि आपको ये बताना था कि अगर इनक्लोज्ड चार्ज, किसी भी क्लोज्ड सरफेस में जो इनक्लोज्ड चार्ज है, अगर वो 0 हो जाए तो आपका नेट फ्लक्स है वो भी 0 होगा। तो ये तो आपको पता ही है, बाहर चार्ज हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर के चार्ज से फ्लक्स पे फर्क पड़ता है। तो अंदर का चार्ज अगर 0 है तो ऑब्वियसली बात है नेट फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस वो भी 0 होगा। अब ध्यान से देखो, आपका फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि इफ एनक्लोज्ड चार्ज इज 0 देन ई नेट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये फॉल्स होगा, और इसका लॉजिक वही है जो हमने पहले वाले में दिया कि अगर बाहर चार्ज है तो एनक्लोज्ड चार्ज तो 0 है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना 0 है, फ्लक्स 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, है ना। इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर फिफ्थ आपको पॉइंट बोला है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द क्लोज्ड सरफेस इज 0 implies that Q enclosed is 0। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे 0 है तो वो इंप्लाई कर रहा है कि Q enclosed भी 0 होगा। हाँ, इसको ये आपका ट्रू हो जाएगा।
क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर नेट फ्लक्स नहीं है तो हम ये मान सकते हैं कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज भी नहीं रहा होगा, या फिर नेट चार्ज जो है ऐसे चार्जेस प्रेजेंट होंगे कि नेट चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा बच्चों, कैंसिल आउट कर जाएगा। एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके कारण नेट क्रॉसिंग क्या हो जाएगी, जीरो। इसलिए फिर वहां पर आपका इनक्लोज चार्ज भी जीरो ही माना जाएगा, क्योंकि वो एल्जेब्रिक सम होता है ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो आई होप आपको पांचों स्टेटमेंट समझ में आई होंगी, और क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है ये भी क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, ये आपको कुछ स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन थे। अब हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जैसे आपसे एग्जांपल के तौर पे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला केस मैं आपसे पूछूं कि आपका इस तरीके से क्लोज्ड सरफेस है, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर क्लोज्ड है, हेमिस्फीयर है, और यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है। फिर मैं सेकंड पॉइंट पर आपसे पूछ रहा हूं कि आपके पास फिर से वही हेमिस्फीयर है, क्लोज्ड सरफेस है, हेमिस्फीयर है, और इसके इधर पॉइंट क्यू चार्ज है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई यही आपका वो क्लोज्ड हेमिस्फीयर है इस तरीके से, और चार्ज बिल्कुल बाउंड्री पर है, और आपसे तीनों ही सवालों में कॉमन सवाल है कि आपको टोटल फ्लक्स बताना है थ्रू द सरफेस, थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड हेमिस्फीयर। ये कॉमन सवाल है ना। तो देखो, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट का जो सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा, वो कितना होगा बच्चों, आप देख के समझ गए होंगे कि इस क्लोज्ड हेमिस्फीयर के कितने भी पास रखा हो, लेकिन अगर चार्ज बाहर है तो फ्लक्स जीरो होना है, क्योंकि जितनी लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही लाइंस इसमें से बाहर आ जाएंगी। तो पहले वाले का तो आंसर क्या है बच्चों, टोटल फ्लक्स इज जीरो। फिर दूसरे वाले का आंसर, अब इसमें इसके जस्ट अंदर आ गया। अब अंदर आए कितने भी क्लोज आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे तो जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलनी है बच्चों, वो तो फिक्स है ना, वो तो फिक्स है, वो तो फिक्स है। ये तो आपको समझ में आ रही बात। तो यहां से आप डायरेक्ट उसके अंदर जो चार्ज है तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो तो आप इससे निकाल सकते हो, गॉस लॉ से। क्यू एनक्लोज्ड, और क्यू एनक्लोज्ड कितना है बच्चों, क्यू के बराबर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिंपल सिंपल से सवाल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। फिर ये जो तीसरा सवाल है इसके बारे में सोचो आप। अब ये बिल्कुल बाउंड्री पे रखा है, तो अब ध्यान से आप देखो तो ये आधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जा रही होंगी, और इसकी आधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं जो इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही है। या फिर आप ऐसा सोचो कि अगर ये पूरा हेमिस्फीयर होता, पूरा हेमिस्फीयर होता, पूरा हेमिस्फीयर, कंप्लीट हेमिस्फीयर, तो फ्लक्स थ्रू कंप्लीट हेमिस्फीयर क्या होता, सॉरी कंप्लीट स्फीयर, फ्लक्स थ्रू कंप्लीट स्फीयर क्या होता है, फ्लक्स थ्रू कंप्लीट स्फीयर। तो वो तो आप बोलते क्योंकि अगर ये पूरा स्फीयर होता तो ये चार्ज अंदर होता, तो आप बोलते सर इसका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता। तो सोचो आधा स्फीयर से, आधा हेमिस्फीयर से कितना होगा, क्यू नॉट बाई टू, इसका आधा होगा। तो इसके लिए जो थर्ड वाले के लिए जो आपका क्या है बच्चों, फ्लक्स है, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर, वो इसका आधा होगा, क्योंकि ये बाउंड्री पे रखा है ना हेमिस्फीयर। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कितना है, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इसका आधा, तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे की। तो देखिए बच्चों, ये मैंने आपको बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस पूछे थे, है ना, और उसका आंसर भी मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस को कराने का कोई ज्यादा लॉजिक नहीं था, क्योंकि ये आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ से एक चीज मैंने वो आपको बतानी थी, जो यहाँ पर एक प्रोसेस है वो आप समझें कि जब भी इस टाइप की सिचुएशन आए कि आपको फ्लक्स समझ में ना आ रहा हो कि कितना है किसी सरफेस से, तो आप ये कोशिश किया करो कि उसको क्लोज्ड सरफेस बना पाओ। कहीं से आप ऐसा कोशिश करो कि उसको क्लोज्ड सरफेस, पूरा सरफेस बना लो, और उसके बाद फिर जो भी फ्लक्स है तो वो जितना पार्ट बचा है उस पार्ट का आप फ्लक्स निकाल सकते हो, है ना। अब मैं आगे आने वाले समय में कुछ और क्वेश्चंस करा रहा हूं जिससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना। कभी भी ऐसा लगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको फ्लक्स नहीं निकाल पा रहे हो, तो हमेशा थॉट प्रोसेस आपको आना चाहिए कि मुझे ऐसा उसको बना लेना चाहिए सरफेस ताकि वो क्लोज्ड सरफेस हो जाए, और फिर मैं गॉस लगाऊं, और फिर वो क्लोज्ड सरफेस का जो पार्ट है उस पार्ट के लिए मैं उस उतना डिवाइड कर दूंगा। जैसे यहाँ पे हाफ पार्ट था तो मैंने हाफ से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, 1/2 कर दिया। तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं डिफरेंट क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा वैसे क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। ये क्वेश्चन सिर्फ डाटा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर भी सकते हो, ठीक। जैसे आपसे एग्जांपल के लिए पूछा जाए कि
द टोटल, ऐसा बोल दिया जाए कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट बाई 1 कूलम चार्ज प्लस 1 कूलम चार्ज। अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि 1 कूलम चार्ज से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करती हैं, तो इसको कैसे निकालोगे? बहुत सिंपली हम गॉस लॉस निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। आप एक काम करो, 1 कूलम चार्ज को एक स्फीयर के सेंटर पर रख दो। अब जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जनरेट कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है ये सारी की सारी फील्ड लाइंस किसको क्रॉस कर रही हैं? आपके स्फीयर को क्रॉस कर रही हैं। किसी भी रेडियस का, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक, क्योंकि डायमेंशन पर डिपेंड ही नहीं करता फ्लक्स। तो इसका जो फ्लक्स है 1 कूलम का इस क्लोज्ड सरफेस में, जो अंदर है इस क्लोज्ड सरफेस के 1 कूलम, वही फ्लक्स तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। और वही टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसकी होंगी बच्चों? अगर 1 कूलम रखा है तो 1 कूलम की होंगी। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब फ्लक्स ही निकालना है आपको। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q इनक्लोज्ड 1 कूलम है तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दो बच्चों, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है बच्चों? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लेना। आप जब उसको सॉल्व करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल जाएंगी कि कितनी जनरेट करता है। देखो ये 10⁻12 ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻12 मतलब कितनी करोड़ों अरबों से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसलिए हम बोलते हैं कि एक चार्ज जो है वो इनफिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करता है ना। और बाकी अगर यहाँ 2 कूलम होता तो इसका 2 टाइम्स हो जाता, अगर 3 कूलम होता तो यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाता। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो फ्लक्स है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वैसे बढ़ता है ना। तो चलिए और क्वेश्चंस हम देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए बच्चों, जैसे आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लीजिए आपके पास ऐसे हॉरिजॉन्टली सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस रखा हुआ है और ये स्क्वायर शेप का है ना बच्चों, स्क्वायर, और स्क्वायर है और इसकी जो साइड है वो बोल दी गई है ए है, साइड इसकी ए है। अब इसका जो सेंटर है बच्चों, सेंटर मतलब स्क्वायर का सेंटर क्या, जहां पे डायगोनल कट करते हैं, तो इसके सेंटर से, इसके बच्चों सेंटर से वर्टिकली ऊपर और वर्टिकली कितने ऊपर? a/2 ऊपर, वर्टिकली a/2 ऊपर एक चार्ज रखा गया है Q, एक चार्ज Q रखा गया है। और आपसे अब पूछा जा रहा है कि ये चार्ज की वजह से, Q चार्ज की वजह से इस स्क्वायर के एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहा है ना। तो हमें निकालना है फाइंड द फ्लक्स क्रॉसिंग द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और ये सवाल आपके एनसीईआरटी का भी है, ठीक। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो मैंने अभी आपको एक प्रोसेस बताई थी, थॉट प्रोसेस बताई थी कि इस तरीके से आप ध्यान से देखो। अब इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे ना तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हर जगह से हर पॉइंट की दूरी चेंज हो रही है, स्क्वायर पे हर पॉइंट की दूरी चेंज हो रही है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही होगी और एंगल भी लगातार चेंज होगा, तो सब चेंज होगा, तो इंटीग्रेशन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। और फिर ऐसे सवालों में हमारे लिए गॉस लॉ बड़ा काम का होता है, इसलिए तो आपको गॉस लॉ पढ़ाया है। अब देखो गॉस लॉ से ये कितनी आसानी से बन सकता है। तो मैंने आपको कभी भी बताया कि अगर आप फंस जाओ और फ्लक्स ना निकाल पाओ तो आप ऐसा कोशिश किया करो कि आप उसका क्या बना पाओ, क्लोज्ड सरफेस। तो देखो अगर मैं इसको चारों तरफ से ए साइड के स्क्वायर से घेराबंदी कर दूं, ए साइड का स्क्वायर मैं चारों तरफ ले लूं, तो देखो आपको एक क्यूबिक सरफेस मिल जाएगा, क्यूब वाला सरफेस मिल जाएगा, मतलब क्लोज सरफेस मिल जाएगा। देखो कैसे, आप ए ऊपर चले जाओ, यहां से भी ए ऊपर चले जाओ, ये साइड आपका ए हो गया बच्चों, फिर ये साइड भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया। तो देखो आपका एक क्यूब बन गया, कितनी साइड का बच्चों? ए ए ए। और क्योंकि ये वाली जो हाइट है ये ए है और ये जो हाइट है चार्ज की a/2 है, तो ये जो चार्ज है ये इस क्यूब के बीचों बीच है,
वो भले ही आपको डायग्राम में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो क्यू चार्ज है ये a/2 दूरी पर है, मतलब ये चार्ज इस क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच है, बीचों बीच। और अगर बिल्कुल बीच में है तो सोचो, आप ऐसा सोचो कि इस पूरे क्यूब से टोटल कितना फ्लक्स निकलता, ये क्लोज्ड सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के इनसाइड कितना चार्ज है बच्चों, मिड पॉइंट पे बिल्कुल क्यू चार्ज है। तो टोटल जो चार्ज है, टोटल जो फ्लक्स है इस क्यूब से, पूरे क्यूब से निकलता, वो कितना होता, वो तो गॉस लॉ से होता भाई, क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है वो तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो हम यहाँ पे उसका फ्लक्स थ्रू होल क्यूब क्लोज्ड सरफेस वो हम गॉस लॉ लगा के निकाल लेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि ये जो क्यू है ये बिल्कुल क्यूब के मिड पॉइंट पे रखा है, बीचों बीच रखा है, इसलिए हर सरफेस से, हर फेस से बराबर बराबर फ्लक्स जाएगा। हर फेस से बच्चों कैसा फ्लक्स जाएगा, बराबर बराबर। यानी कि सोचो इस क्यूब के कितने फेसेस हैं, 6, टॉप बॉटम फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, तो 6 फेसेस से बराबर बराबर जाएगा। तो टोटल 6 फेसेस से इतना फ्लक्स गया है। ये जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज द फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस, फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस ऑफ क्यूब। तो सोचो हमें तो नीचे वाले फेस से चाहिए था, स्क्वायर से चाहिए था, तो नीचे वाला स्क्वायर इस क्यूब का एक ही फेस है। तो अगर 6 फेसेस से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 6 फेसेस से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आपका बच्चों फ्लक्स है, तो एक फेस से क्या होगा, डिवाइड बाई 6 कर दो भाई, सिंपल सी चीज। तो हम लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रू स्क्वायर, विच इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम, इज द फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द फेसेस। तो 6 फेसेस से इतना, तो 1 फेस से कितना, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। देखो कितनी आसानी से आ गया, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली गॉस लॉ से। इसलिए वो थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि आप क्लोज्ड सरफेस बना पाओ और फिर उसको डिवाइड कर पाओ पार्ट बाई पार्ट, तो आपका फ्लक्स किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन से आ जाता है ना। तो बच्चों ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, और आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स जैसे कि अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपके पास बोला गया कि क्यूब है जिसकी साइड ए है, क्यूब है, सारी साइड बराबर होती है, ये आपको पता है। और उसके एक कॉर्नर पर, अब बीच में नहीं है चार्ज, एक कॉर्नर पे चार्ज है, कॉर्नर पर, किसी भी कॉर्नर पे ले लो आप, इस कॉर्नर पर कितना चार्ज रखा है बच्चों, क्यू चार्ज। और मुझे ये बताना है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स जा रहा है इस क्यू चार्ज की वजह से, क्यू चार्ज की वजह से, है ना। तो हमें नेट फ्लक्स निकालना है थ्रू द क्यूब ड्यू टू क्यू चार्ज। अब देखो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये बीच में होता तो मुझे दिक्कत नहीं थी, फिर तो मैं निकाल सकता था, लेकिन ये कॉर्नर में है। तो अब मुझे इस तरीके से सोचना है और ऐसा क्लोज्ड सरफेस तैयार करना है ताकि ये उसके बीच में आ जाए और मैं बाकी के कारण फ्लक्स निकाल पाऊं। तो अब ध्यान से देखो, तो अगर आप ऐसा सोचो कि मैं ए दूरी की क्यूब लगा दूं, तो इस क्यूब के एक क्यूब मैं इधर लगा दूं ए दूरी का, इस तरीके से, है ना बच्चों। फिर एक क्यूब मुझे ऊपर लगाना पड़ेगा इस तरीके से, है ना बच्चों, इस तरीके से। एक क्यूब मैंने इसके ऊपर लगा दिया, एक क्यूब इसके ऊपर लगा दो सीधे सीधे, तो ये क्यूब हो गया। मतलब इस क्यूब के ऊपर एक क्यूब, एक बाजू में, तो 2 क्यूब हो गए, और एक इसके बाजू में, तो ऐसे 3 क्यूब हो गए, है ना बच्चों। उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि ये अभी मिड पॉइंट नहीं बना है, आपको और लगाने पड़ेंगे, तो आपको सामने भी लगाने पड़ेंगे। जैसे ये 4 क्यूब है, तो ऐसे 4 क्यूब आपको यहाँ सामने लगाने पड़ेंगे। ये आपका चौथा क्यूब, ये आपका 5वां क्यूब, इस तरीके से, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको एक और क्यूब इस तरीके से लगाना पड़ेगा, तो ये आपका 6वां क्यूब, और एक क्यूब और इसके ऊपर ऐसे, तो ये आपका 7वां क्यूब हो गया। तो देखो टोटल कितने क्यूब हो गए बच्चों, अगर मैं टोटल क्यूब की बात करूं तो यहाँ पे टोटल 8 क्यूब हो गए। मतलब एक अपना ओरिजिनल क्यूब को लेकर मैंने एक क्यूब इसके ऊपर, एक क्यूब उसके बाजू में, और एक क्यूब इधर बीच में, और ऐसे ही 4 क्यूब आगे से, ताकि हर साइड इसकी 2-2 हो जाए। मतलब अब जो ये क्यूब बना नया क्यूब, उसकी एक साइड 2a है, a नहीं है 2a है, क्योंकि एक क्यूब के ऊपर क्यूब, बाजू में क्यूब, उसके बाजू में क्यूब, और 4 क्यूब आगे से। तो इस 2a क्यूब के, पूरे क्यूब के क्लोज्ड सरफेस के बीचों बीच आ जाएगा ये चार्ज। देखो अब ये चार्ज यहाँ से a दूरी पे, यहाँ से a दूरी पर, ऊपर से a दूरी पर, नीचे से a दूरी पर, हर जगह से a दूरी पे आ गया। मतलब ये चार्ज जो है वो मिड पॉइंट पे आ गया।
अगर आपने ऐसे 7 और क्यूब लगा दिए तो जो टोटल नेट जो सरफेस बनेगी वो 2a की बनेगी। तो 2a वाले क्यूब के ये जो चार्ज है ये बीचों बीच है, बीचों बीच मिडिल में है, मिडिल में। तो 2a क्यूब वाले सरफेस से, 2a क्यूब की साइड वाले सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स जाएगा, तो हम गॉस लॉ लगा लेते हैं। तो टोटल फ्लक्स थ्रू 2a साइड, है ना, 2a साइड वाला क्यूब से मैं बोल रहा हूं, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अब ये क्लोज्ड सरफेस बन गया है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसके मिड पॉइंट पर है। अब आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको कितने फेसेस है बच्चों, आप देखो 2a के क्यूब से, 2a साइड वाले के क्यूब से आपका कितना फ्लक्स टोटल पास हो रहा है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से, सिंगल फेस से, है ना बच्चों, मतलब सिंगल क्यूब से कितना पास होगा, जब आपका टोटल 2a के फेस पे a वाले कितने क्यूब है, a साइड के 8 क्यूब है ओरिजिनल वाले को मिलाकर, है ना बच्चों। तो टोटल 8 क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है बच्चों, टोटल 8 क्यूब से, तो वो आपका पास हो रहा है कितना बच्चों, देखो यहां पर लिखा हुआ है कि 2a क्यूब। तो सिंगल, अगर मैं फेस की बात करूं, सिंगल फेस की, तो सिंगल फेस से कितना पास होगा, आप सोचो, सिंगल फेस से, एक फेस से 2a वाले के, तो अगर ये 2a वाले क्यूब के कितने फेस हो गए बच्चों, 6, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट बैक। तो अगर ये है, तो ये जो फ्लक्स निकला है ये हम बोल सकते हैं कि दिस इज द फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस, फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस ऑफ 2a साइड क्यूब, 2a साइड क्यूब, 2a साइड क्यूब के 6 फेसेस से इतना फ्लक्स निकल रहा है। तो वन फेस ऑफ 2a साइड क्यूब से कितना निकलेगा, तो उसको निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स थ्रू 2a साइड क्यूब और सिंगल फेस, वन फेस, तो हम क्या बोलेंगे कि Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चों। जब 6 फेसेस से इतना निकल रहा है तो 2a साइड के वन फेस से कितना निकलेगा, इतना निकलेगा। तो हम बोल सकते हैं, देखो बच्चों कितना, दिस इज द फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ 2a साइड क्यूब, ऑफ 2a साइड क्यूब। अब खैर मुझे तो एक साइड से, एक फेस से नहीं चाहिए, मुझे तो एक क्यूब से चाहिए। तो जो हमारा क्यूब था अंडर कंसीडरेशन, उसका एक 2a वाले फेस में एक ही फेस, मतलब 2a वाले में ऐसे कितने फेसेस हैं, a वाले साइड के 4 फेसेस हैं। देखो ना, ये 4 क्यूब से घिरा हुआ है ना, तो 2a से अगर आप काटोगे तो ऐसे कितने फेस निकलेंगे बच्चों, ऐसे a के 4 फेस निकलेंगे। मतलब ये फ्लक्स थ्रू वन फेस तो है ही, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और फ्लक्स थ्रू 4 फेसेस, और फ्लक्स थ्रू 4 फेसेस ऑफ ए साइड क्यूब। आपका जो एक फेस है 2a साइड क्यूब का, उस पर आपके कितने फेसेस हैं बच्चों, ए साइड क्यूब के 4 फेसेस हैं। देखो आप, 1 2 3 4, तो 4 फेसेस से कितना निकल रहा है बच्चों, 6 अपॉन वो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, 4 फेसेस से, किसके, ए साइड क्यूब से। तो एक फेस से जो फ्लक्स होगा ए साइड वाले से, तो फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ ए साइड क्यूब, वन फेस ऑफ ए साइड क्यूब, वो कितना हो जाएगा बच्चों, डिवाइड बाई 4 और कर दो। ये 4 फेस के ए साइड वाले क्यूब से निकल रहा है, तो वन फेस का क्या हो, डिवाइड बाई 4, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 24। आपने डिवाइड बाई 4 और कर दिया, तो 6 से मल्टीप्लाई होगा 4। तो ये जो आपने आंसर निकाला है, ये आप क्या बोल सकते हो, दिस इज द फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ ए साइड क्यूब, ए साइड क्यूब के एक फेस से, ठीक। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। लेकिन मुझे तो एक फेस से चाहिए बच्चों, अगर एक फेस का आंसर होता तो मैं ये आंसर लिख देता, ए साइड के क्यूब का। लेकिन यहाँ पे एक फेस है कि बहुत सारे फेस है एक क्यूब में, तो आप देखो ए क्यूब के 6 फेसेस हैं, 6, और एक फेस से इतना जा रहा है, तो 6 फेसेस से कितना जाएगा, तो कई बच्चे मल्टीप्लाइड बाई 6 कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा आंसर, मैं पहले बता रहा हूं। अब गलत क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। देखिए, इस 4 से जो आपके ऐसे चारों तरफ जो आपके क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलेंगी, तो इसमें 3 फेस, ये ऊपर वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, जो 3 फेस किससे जुड़े हुए हैं बच्चों, इस Q चार्ज से जुड़े हैं। उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स जाएंगी वो इस फेस के पैरेलल जाएंगी,
ये तीन फेसेस के पैरेलल चली जाएंगी, जो तीन फेसेस ए वाली साइड के क्यूब के किससे जुड़े हुए हैं, क्यू चार्ज से। तो जब उनसे पैरेलल जाएंगे और उनका एरिया वेक्टर ऊपर होगा 90 डिग्री, तो इससे नेट फ्लक्स कुछ भी क्रॉस नहीं करेगा। मतलब जो आपका ए साइड वाला क्यूब है उसमें से जो तीन फेस क्यू चार्ज से जुड़े हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल निकल जाएगी, तो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहां से फ्लक्स क्रॉस नहीं करेगा। मतलब जो फ्लक्स क्रॉस करना है वो सिर्फ तीन फेस से क्रॉस करेगा, तीन फेस से। मतलब एक क्यूब ए साइड वाले के तीन फेस से ही फ्लक्स क्रॉस करेगा, बाकी के तीन फेस से पैरेलल निकल जाएगा फील्ड लाइंस। इसलिए यहां पर जब आपका एक क्यूब के कारण थ्रू क्यूब ऑफ साइड ए आपसे पूछा जाए, तो उसमें ये जो फ्लक्स है ये तो एक साइड से निकला है, लेकिन ऐसे कितने फेस से निकल रहा है क्यूब फ्लक्स, वो सिर्फ केवल तीन ही फेस से निकल रहा है, वो आपके 6 फेसेस से नहीं निकल रहा है। इसलिए इसको मल्टीप्लाइड बाई 6 नहीं करना चाहिए अपन को, इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 करना चाहिए, विच इज द करेक्ट आंसर। तो हम लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ ए क्यूब, वो कितने फेस से निकल रहा है बच्चों, तीन फेस से, नॉट 6 फेस से। तीन फेस से तो पैरेलल हो गया, तो नेट फ्लक्स आई नहीं वहां से। इसलिए हमें जो वन फेस से हमने निकाला है ए क्यूब में, क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, उसको मल्टीप्लाइड बाई 3 करना चाहिए, क्योंकि इसके इफेक्टिवली 3 ही फेस से आपका फ्लक्स जा रहा है। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो ये फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स थ्रू ए साइड ऑफ क्यूब, वो हो जाएगा यहां से 3 से ये 24 कैंसिल, तो ये 8 बचेगा, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें मेरा रोल बस आपको समझाना था, तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन इमेजिनेशन आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को इमेजिन नहीं कर पाओगे तो ये सवाल नहीं कर पाओगे। ये बढ़िया कॉन्सेप्चुअल सवाल है गॉस लॉ को एनालाइज करने का, है ना। और फ्लक्स कैसे निकलता है, कब पैरेलल निकलता है और कितने फेसेस से निकल रहा है, इसको भी आपको समझना चाहिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और स्टैंडर्ड सवाल है, और कई बार बच्चे सिर्फ इसका रिजल्ट याद कर लेते हैं, तो ये कंपटीशन में आता है तो डायरेक्ट आंसर टिक करके आ जाते हैं, है ना। अब आप देख लो, इमेजिन कर पाओगे तो आप अच्छे से देख लो, समझ लो, और नहीं कर पाओगे तो रिजल्ट तो याद ही रखना इसका, है ना, कि Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब से, अगर क्यूब से पूछा गया और अगर एक फेस से पूछा गया है तो इसका आंसर है Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा।